ओके दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में हमने दो वीडियोज़ को रिलीज़ किया था, जिसमें हम ट्रांसफार्मर की इंट्रोडक्शन, उसका प्रिंसिपल, उसका ईएमएफ इक्वेशन, उसके डिफरेंट टाइप्स, नो लोड, फुल लोड, रेसिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड के बारे में डिस्कस किया था। ट्रांसफार्मर के में होने वाले लॉसेस के बारे में डिस्कस किया था। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। नाउ in this video we are going to discuss the equivalent circuit of a transformer, efficiency of transformer, voltage regulation, on the kVA rating of transformer, कि why transformer is being rated in kVA as compared to the kilowatt। तो इस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और इससे पहले जो दो वीडियो हमने रिलीज़ किया उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है कि किसी डिवाइस के बदले जब हम इक्विवेलेंट सर्किट को डिफाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट में वो और सारे पैरामीटर होते हैं जो एक्चुअल डिवाइस के अंतर्गत होते हैं। सो इट मीन्स अगर हम एक्चुअल डिवाइस की जगह इक्विवेलेंट सर्किट को यूज़ करते हैं तो दैट सर्किट विल बिहेव एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट एक्चुअल डिवाइसेस। सो इक्विवेलेंट सर्किट को हम इसीलिए भी बनाते हैं किसी भी डिवाइस के बदले में कि हर जगह हम डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह पर हम इक्विवेलेंट सर्किट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर आर सो मेनी एडवांटेज ऑफ हैविंग द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एनी डिवाइस। इसी तरह से ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे अभी, किस तरह से ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। दोस्तों देखिए, ये ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ट्रांसफार्मर ये है, इसमें प्राइमरी वोल्टेज हमने V1 अप्लाई किया है। जब प्राइमरी वोल्टेज V1 अप्लाई करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होती है तो करंट की वजह से उसमें फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स की वजह से फिर जब फ्लक्स वेरिएबल होता है तो उसमें प्राइमरी में E1 वोल्टेज जनरेट होता है, सेकेंडरी में E2 वोल्टेज जनरेट होता है। नाउ अगर हम सेकेंडरी को ओपन टर्मिनल वोल्टेज रखते हैं तो E2 इज इक्विवेलेंट टू द V2, वी कैन मेजर द V2 अक्रॉस दिस टर्मिनल। नाउ प्राइमरी में चूँकि करंट फ्लो होती है तो प्राइमरी में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि प्राइमरी में एक छोटा सा ही सही बट रेसिस्टेंस भी होगा इनपुट सर्किट और प्राइमरी वाइंडिंग का। सो हम एक R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि इनपुट में एक कॉइल है तो इसका एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम X1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी कैन हैव R1 एंड X1 एज अ इनपुट इम्पिडेंस ऑफ दिस प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्योंकि अगर हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में लोड नहीं भी लगाते तब भी प्राइमरी में एक स्मॉल करंट फ्लो होती है, तो उस करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर पैरेलल में एक सर्किट और डिफाइन करते हैं। एंड दैट करंट जो होती है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू करंट्स, एनर्जाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट। इसीलिए हमने इस करंट को जो प्राइमरी में फ्लो होने रही है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एनर्जाइजिंग कंपोनेंट्स और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी सर्किट है वो इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है। सेकेंडरी में अगर हम लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से क्या होगा कि द सेम सर्किट थिंग इज़ ओवर हियर आल्सो। जो सेकेंडरी में क्या होता है कि सेकेंडरी में भी चूँकि वाइंडिंग यूज़ की जा रही है तो इसमें इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा और अपना एक रेसिस्टेंस होगा। सो इसको हम सपोज R2 और X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सेकेंडरी का इम्पिडेंस Z2 हो गया, प्राइमरी का इम्पिडेंस Z1 हो गया, और ये I0 करंट इसमें प्राइमरी में फ्लो हो गया। नाउ अभी हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को रिमूव करते हैं। ट्रांसफार्मर को जब हटाते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो सेकेंडरी के कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट करना पड़ेगा या तो प्राइमरी के कंपोनेंट को सेकेंडरी में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर गोइंग टू शिफ्ट द सेकेंडरी कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर इन द प्राइमरी वाइंडिंग। तो इससे हम क्या करते हैं, इसके बीच में चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ जाएगा, अगर हम ट्रांसफार्मर को हटाते हैं तो या सेकेंडरी कंपोनेंट्स को हम प्राइमरी में शिफ्ट करने जाते हैं तो बीच में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दे विल the R2 resistance in the secondary winding will not behave exactly of R2 when it will be shifted in the primary, because of the transformer, the transformation ratio will also act upon that. So R2 will become R2 dash when it will be shifted in primary, and that R2 dash depend upon the what was the transformation ratio of the transformer. सो इस तरह से हम क्या करते हैं, R2 और X2 को जब प्राइमरी में शिफ्ट करते हैं तो ये R2 डैश और X2 डैश बन जाता है सपोज। तो ये R2 डैश और X2 डैश बन गया तो विवेकम Z2 डैश बन जाता है। ट्रांसफार्मर को हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसे ही ट्रांसफार्मर को हटा देते हैं तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के सारे एलिमेंट और सेकेंडरी के सारे एलिमेंट हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, इंक्लूड हो गए।
सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। नाउ दोस्तों, अगर सपोज करो कि प्राइमरी का इनपुट जो रिएक्टेंस है, इनपुट रेसिस्टेंस और इनपुट रिएक्टेंस कम है, तो क्या होता है, जो V1 वोल्टेज होगा दैट शुड बी इक्वल टू द E1 induced EMF of E1. So we can call that V1 is almost equal to that of E1. अगर V1 is equal to almost equal to E1, so हम इस जो पैरेलल शंट सर्किट है इसको उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि जब V1 इज इक्वल टू E1 तो यहाँ रखो, यहाँ रखो, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। सो हम इसको उठा के यहाँ लेके आ जाते हैं। जब हम इसको उठा के यहाँ लेके आ जाते हैं तब क्या होता है कि ये जो हमारा सीरीज़ कंपोनेंट है ये आउटपुट के सीरीज़ कंपोनेंट के सीरीज़ में आ जाता है। देखो यहाँ पर हमने इस कंपोनेंट को प्राइमरी में शिफ्ट कर दिया तो ये इस तरह से आ गया। नाउ यहाँ पर V1 और E1 दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। इसको उठा के जब यहाँ रख जाते हैं तो किस तरह से ये सर्किट बन जाएगा, हमने उस सर्किट को उठा के पैरेलल शंट कंपोनेंट को यहाँ उठा दिया। तो अब हमारे सेकेंडरी में प्राइमरी में और क्या होगा, R1 X1 और R2 X2। नाउ ये बोथ कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर, सो R1 प्लस R2 को हम एक साथ कर देते हैं, X1 X2 को एक साथ कर देते हैं, तो वी गेट R इक्विवेलेंट और X1 प्लस X2 के इक्विवेलेंट में X इक्विवेलेंट हो जाता है। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बन गया। ये शंट कंपोनेंट हो गया, I0 करंट इसमें फ्लो होती है, एनर्जाइजिंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट, और सीरीज जो रिएक्टेंस है हमारा वो इस तरह से R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट बन जाता है, तो ये हो गया सीरीज इम्पीडेंस बन जाता है हमारा। So this is the final and this is final equivalent circuit of a transformer where R equivalent is equal to R1 plus R2 dash and X equivalent is equal to X1 plus X1 dash X2 dash। ठीक है। सो नाउ अगर हम ट्रांसफार्मर को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ कर रहे हैं, दैट टाइम द शंट कंपोनेंट हैज़ नो रोल टू प्ले। इफ दिस हैज़ नो रोल टू प्ले, तो इन दैट केस द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर विल बिकम लाइक दिस ओनली if we are using it for a voltage regulation purpose. So this is all about of the equivalent circuit of a transformer. Now दोस्तों we are back to the next point. This is transformer efficiency. ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी का मीन्स होता है कि कोई भी जो ट्रांसफार्मर है वो कितना एफिशिएंट है अपना काम करने में। एफिशिएंट से मतलब ये होता है कि अगर आप उसको इनपुट पावर दिया है तो सेकेंडरी में भी सेम आउटपुट पावर होना चाहिए। देयर शुड बी नो लॉस ऑफ द पावर इनसाइड द ट्रांसफार्मर। जितना कम लॉसेस होगा वो ट्रांसफार्मर उतना अच्छा एफिशिएंट माना जाएगा। सो इन जनरल द ट्रांसफर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अभी हम इसको निकालना बहुत ही आसान है, आउटपुट पावर नाप लिया और इनपुट पावर मेज़र कर लिया, सो उनका रेशियो एफिशिएंसी। लेकिन ऐसे नहीं होता है। ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर और इनपुट पावर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो अगर किसी भी कंपोनेंट की गलती की वजह से, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से आउटपुट पावर ज़्यादा निकल जाता है, इनपुट पावर कम हो जाता है, तो इट बिकम समथिंग्स रिडिकुलस दैट कि यार इसकी वजह से 100% से ज़्यादा आ गई है। दूसरा, अगर हम आउटपुट पावर और इनपुट पावर नापते हैं तो इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर को एक्चुअल लोडिंग करना पड़ेगा। उसमें पावर लॉस ऑफ पावर होता है कि हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी नापने के लिए ट्रांसफार्मर को एक्चुअल लोड कर रहे हैं तो उतनी पावर को हम लॉस कर रहे होते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि हमें ये नहीं मालूम होता है कि किस लोड पर ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम आउटपुट पावर नहीं नाप पाएंगे कि वी डोंट नो कि एक्चुअल लोडिंग ट्रांसफार्मर कहीं से ज़्यादा होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। दूसरी चीज़ें हमें लॉसेस का पता नहीं चलता, लॉसेस कितना हो रहे हैं ट्रांसफार्मर में। तीसरा ये है कि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है उसको नापने के लिए मीन्स दिस मेथड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट कि यू मेजर द आउटपुट पावर एंड मेजर द इनपुट पावर। सो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के लॉसेस को फाइंड करते हैं कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने हो रहे हैं। और ट्रांसफार्मर के लॉसेस निकालने के लिए हमारे पास दो टेस्ट है, एक ओपन सर्किट टेस्ट और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इस तरह से अगर हमारे पास लॉसेस पता हो जाते हैं तो हमारा इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। वी कैन मेजर द आउटपुट पावर, we can measure the output power. So actual input power will be what? Output power plus losses. If you have a knowledge of losses, so we can find the actual input power. तो efficiency is equal to हो गया आउटपुट पावर डिवाइडेड इनपुट पावर एंड इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। अब लॉसेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। सो द आउटपुट पावर इज इक्वल टू VA cos phi डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर VA cos phi प्लस लॉसेस। लॉसेस मीन्स P आयरन लॉसेस प्लस पावर ऑफ कॉपर लॉसेस। नाउ अभी
P iron losses plus copper, पर copper losses depend upon the load current. We don't know कि what is the load current that times and what will be the power copper losses that time. So we include this copper losses in terms of the present load current एज कम्पेयर टू द फुल लोड करंट, क्योंकि ये कॉपर लॉसेस फुल लोड करंट का है, बट हमें से ट्रांसफार्मर फुल लोडिंग पे तो होगा नहीं है। तो सपोज करो आधी लोडिंग पे है तो उस समय कॉपर लॉसेस आधे हो जाएंगे। दैट इज वाई वी इंक्लूड एक्स स्क्वायर अ कंपोनेंट्स अ वेरिएबल्स along with that of full load copper losses. So our actual copper losses will be iron losses, or losses will be iron, total losses will be iron losses plus x square into full load copper losses. एक्स स्क्वायर विल डिसाइड कि उस समय जो करंट फ्लो हो रही है उसके अकॉर्डिंग कॉपर लॉसेस कितने वो ये डिफाइन कर देगा। एक्स स्क्वायर हमने इसलिए लिया क्योंकि एक्स जो करंट एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट लोड करंट डिवाइडेड बाय टोटल फुल लोड करंट। इट इज़ द रेशियो ऑफ द लोड करंट डिवाइडेड बाय फुल लोड करंट। क्योंकि कॉपर लॉसेस करंट के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए हमने एक्स स्क्वायर कंपोनेंट को लिया है। ठीक है। नो, सो दिस वे द टोटल एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू V2 I2 cos phi, this is the output power divided by output power plus losses, V2 I2 cos phi plus iron losses plus x square of PC. Okay, so this is the general formula for finding the transformer efficiency. एफिशिएंसी वर्सेस लोड, लोड के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी किसी भी ट्रांसफार्मर की किस तरह से चेंज होती है। अभी हमने देखा कि एफिशिएंसी में लॉसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एफिशिएंसी इज़ टोटली लॉस डिपेंडेंट, कितने ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस हो रहे हैं उसी अकॉर्डिंग एफिशिएंसी चेंज होता है। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि लॉसेस में, ट्रांसफार्मर के लॉसेस में आयरन लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, जीरो लोड टू फुल लोड। हाउएवर द कॉपर लॉसेस कीप ऑन वेरिंग। सो यहाँ पर ग्राफ खींचा है हमने, यहाँ पर परसेंटेज लोडिंग है और ये परसेंटेज एफिशिएंसी है। तो ये देखो लोडिंग जीरो लोड टू फुल लोड, सपोज 100 kV द फाइनल लोड, जीरो लोड से में कॉपर आयरन लॉसेस विल रिमेन कांस्टेंट। सपोज आयरन लॉसेस is this much, so iron losses will remain constant from zero load to full load. थोड़ा सा वेरिएशन होता है उसमें, we have not shown that variation over here. नाउ कॉपर लॉसेस क्या होता है, कॉपर लॉसेस कीप ऑन वेरिंग। कोई करंट नहीं है तो कोई कॉपर लॉसेस नहीं, ज़्यादा करंट है तो ज़्यादा कॉपर लॉसेस, फुल का लोड करंट है तो फुल कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस ग्राफ इस तरह से आता है हमारा, जीरो लोड से लेके फाइनल लोड के बीच में कॉपर लॉसेस इस तरह से आता है। नाउ द टोटल लॉसेस विल बी व्हाट, टोटल लॉसेस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। इफ यू ऐड दिस एंड दिस ग्राफ तो विल गेट द टोटल लॉसेस लाइक दिस। सो नाउ द एफिशिएंसी इज व्हाट, एफिशिएंसी कैसे टोटल लॉस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। देखो दोस्तों, अगर अपन ट्रांसफार्मर की लोडिंग कम है, बहुत कम लोडिंग है, तो अब चूँकि लॉसेस तो ऑलरेडी है, आयरन कुछ नहीं तो आयरन लॉसेस तो है ही, और लोडिंग ट्रांसफार्मर की लोडिंग बहुत कम है, तो उसके कंपैरिजन में लॉसेस ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी कम हो जाती है उसकी। तो कम हम एफिशिएंसी दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे हम ट्रांसफार्मर की लोडिंग बढ़ाते हैं तो उसके कंपैरिजन में लॉसेस कम रहते हैं, होते नहीं है कम, बट उसके कंपेरेटिव में, लोडिंग के कंपेरेटिव में ट्रांसफार्मर लॉसेस कम रहते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। तो एक कंडीशन ऐसा आता है जब कॉपर लॉसेज इक्विवेलेंट टू आयरन लॉसेज, दैट टाइम द एफिशिएंसी इज शोन एज मैक्सिमम। अब उसके बाद भी अगर हम लोडिंग बढ़ाते हैं तो लॉसेस भी उसके रेशियो में ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। जो रेशियो लोडिंग के इफेक्ट में, रेशियो लोडिंग के रिस्पेक्ट में लॉसेस बढ़ते जाते हैं तो एफिशिएंसी फिर डाउन होने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दिस देयर इज ओनली वन पॉइंट अलोंग दिस ग्राफ व्हेन द कॉपर लॉसेज आर इक्वल टू आयरन लॉसेज, दैट टाइम एफिशिएंसी इज a maximum, and otherwise less than that of that the efficiency will be less, or more than that of loading the efficiency will also less. So we conclude with this graph that the efficiency of a transformer is maximum when iron losses is equal to copper losses. So mathematically also we can prove that the iron losses is equal to copper losses, that times the efficiency is maximum. देखो ट्रांसफर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू V2 I2 cos phi डिवाइडेड बाय V2 I2 cos phi प्लस आयरन लॉसेस प्लस I2 स्क्वायर R2. This is the copper losses occurring in the secondary winding. Now अभी देखो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है। इफिशिएंसी को यहाँ पर हम I2 अगर कॉमन लेते हैं तो V2 cos phi डिवाइडेड बाय V2 cos phi प्लस PI बाई I2 प्लस I2, दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ इस इफिशिएंसी को मैक्सिमम होने के एक ही कंडीशन है, व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस डिनोमिनेटर एंड इक्वल टू दैट जीरो। जब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू I2 जीरो होगा
that times it will be showing its minimum value. ये डिफ्रेंशिएशन का अलग पार्ट है. मीन्स अगर हम किसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको इक्वल टू जीरो करते हैं तो उसकी जो कंडीशन आती है दैट इज़ द कंडीशन फॉर आइदर फॉर मैक्सिमम और फॉर मिनिमम वैल्यू. सो चूँकि यहाँ पर हमें इसको मिनिमम वैल्यू कंसिडर करके एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना है तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे दैट इज इक्वल टू जीरो. तो वी विल गेट द कंडीशन एट व्हाट कंडीशन दिस डिनोमिनेटर विल बिकम मिनिमम. So we differentiate this denominator di2 by v2 cos phi plus pi by i2 plus i2 r2. इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू i2 तो विल गेट माइनस पी आई बाई i2 स्क्वायर प्लस r2 माइनस पी आई प्लस i2 स्क्वायर r2 और पी आई इजिकल टू i2 स्क्वायर r2. तो देखो दोस्तों यहाँ पे यह निकल गया आयरन लॉसेज इज इक्वलेंट टू द कॉपर लॉसेस. सो दिस इज द कंडीशन अंडर विच द एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम. So इस तरह से दैट टाइम व्हाट विल द करंट, व्हाट विल द लोड करंट, I2 इज इक्वल टू पी आई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ पी आई डिवाइडेड बाई R2. सो दिस वाज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. नाउ अभी हम क्या देखते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर जो है जब फुल लोड पर ऑपरेट होते हैं दैट टाइम कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट टाइम इट वाज द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट अ फुल लोड. और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है उसकी कंडीशन मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होती है जब वो 3/4 लोड पर ऑपरेट होता है. नाउ अभी व्हाट विल बी द आउटपुट केवीए ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हेन इट इज ऑपरेटिंग अंडर मैक्सिमम एफिशिएंसी. दोस्तों एफिशिएंसी इज इक्वल टू v2 i2 cos phi v2 i2 cos phi प्लस pi प्लस x स्क्वायर pc. कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज व्हाट व्हेन pi इज इक्वल टू x स्क्वायर pc. तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ pi बाई PC अंडर रूट ऑफ आयरन लॉसेज डिवाइडेड बाई कॉपर लॉसेज इज इक्वल द वैल्यू ऑफ x. ठीक है. नाउ सो व्हाट विल द आउटपुट KVA correspond to maximum efficiency. KVA is equal to rated KVA into of x. Means what is the value of x decided by under root of आयरन लॉसेज डिवाइडेड बाई कॉपर लॉसेज. इसको अगर हम रेटेड पावर से मल्टीप्लाई कर देते तो वी विल गेट दी दैट टाइम्स मैक्सिमम एफिशिएंसी के टाइम पर जो केवीए होगा ट्रांसफार्मर का. भाई एक तो रेटेड केवीए होता है जो कि प्रीडिफाइंड होता है बट एक्चुअल किस रेटेड पर ट्रांसफार्मर काम कर रहा है दैट डिपेंड अपॉन कि उसमें लॉसेस का रेशियो क्या है. तो लॉसेस का रेशियो किस फैक्टर से डिफाइन करते हैं हम एक्स फैक्टर से. तो एक्स फैक्टर से अगर हम रेटेड केवीए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द एक्चुअल केवीए ऑफ ट्रांसफार्मर एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी. क्योंकि जो ये रिलेशन निकाला हमारा ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का रिलेशन है. सो इफ़ सपोज करो आयरन लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस दैट टाइम व्हाट विल हैपन एक्स इज इक्वल टू यूनिटी तो केवीए विल बी ऑपरेटेड एट रेटेड केवीए. सो दिस इज द वे हाउ द केवीए ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिलेटेड विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी. नाउ दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन क्या चीज़ होती है. रेगुलेशन का मतलब होता है कि आउटपुट वोल्टेज का कांस्टेंट बने रहना. आउटपुट वोल्टेज वेरी कब होता है 3 कंडीशन में वेरी होता है. या तो लोड करंट जब वेरी होता है तो आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो जाता है. जब इंटरनल इम्पीडेंस किसी सोर्स का चेंज होता है तभी आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है. या फिर लोड पावर फैक्टर चेंज होने से भी आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है. तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज शुड रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन these three parameters. So we can call that कि in terms of load currents we call अगर देखो अब ट्रांसफार्मर एक बार डिज़ाइन हो जाता है ट्रांसफार्मर इन द सर्किट में लग चुका है तो दैट टाइम्स देयर इज नॉट नो चेंज इन द इंटरनल इम्पीडेंस एंड इन जनरल लोड पावर फैक्टर इज आल्सो नॉट बीइंग टेकन इनटू अकाउंट्स. ओनली थिंग्स दैट इज अफेक्टिंग द आउटपुट वोल्टेज इज द लोड करंट. क्योंकि लोड करंट इंस्टेंटसली चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द लोड वैल्यूज. सो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का चेंज होना ऑलमोस्ट लोड करंट पर डिपेंड करता है. कम लोड करंट है तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोड करंट होगा तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा. सो दिस वेरिएशन इन द आउटपुट वोल्टेज इज टर्म्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन. तो वोल्टेज रेगुलेशन डेफिनेशन ये हो जाती है वोल्टेज चेंज इन द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड with primary voltage and frequency held constant. There should be no change in primary voltage and no change in frequency. That times what is the change in the output voltage from no load to full load. So percentage regulation it is represented in terms of percentage. So voltage at no load that will obviously highest value minus voltage at a full load divided by voltage no load into 100. So percentage regulations जितना
कम होता है उतना ही ट्रांसफार्मर अच्छा माना जाता है। मीन्स दैट टाइम जितनी कम रेगुलेशन परसेंटेज रेगुलेशन होगा उतना ट्रांसफार्मर मीन्स देयर इज़ वेरी लेस चेंजेस इन द आउटपुट वोल्टेज इवन देयर इज़ the loading of transformer is changed from no load to full load, but still it is trying to maintain the output voltage almost constant। तो कम रेगुलेशन का मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज अच्छा है, कांस्टेंट रहेगा। सो दोस्तों दिस इज अबाउट द वोल्टेज रेगुलेशन। अब बारी आती है कि ट्रांसफार्मर को हम केवीए में क्यों रेटेड करते हैं। दोस्तों देखो, ट्रांसफार्मर जो लॉसेस होते हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, वोल्टेज और करंट पे। पावर फैक्टर का कोई रोल ही नहीं होता है। तो वोल्टेज जो आयरन लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, टोटल लॉसेस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस होते हैं। तो आयरन लॉसेस डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर और कॉपर लॉसेस डिपेंड करता है लोड करंट के ऊपर। सो द टोटल लॉसेस इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। दे हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। पावर फैक्टर ज़्यादा है कम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वट एवर इज़ द वोल्टेज दैट विल डिसाइड द आयरन लॉसेस, वट एवर इज़ द वैल्यू ऑफ करंट इरिस्पेक्टिव ऑफ फेज एंगल that will decide the copper losses. So the transformer losses is equivalent to the kVA. That is why the transformer rating is in kVA, not in kilowatt. अगर ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस होते हैं उसमें पावर फैक्टर का भी रोल होता तो वो किलोवाट में रिप्रेजेंट किया गया होता। लेकिन वहाँ पर जो लॉसेस हो रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, दे हैव नथिंग टू डू विद दैट ऑफ कॉस फाई। दे हैव टू डू व्हाट इज़ द वोल्टेज वैल्यू, दे हैव टू डू व्हाट इज़ द करंट वैल्यू। So that is why the transformer rating is represented in terms of kVA rather than the kilowatt. So this is all about of the transformer and if ट्रांसफार्मर के बारे में और भी अगर जानकारी चाहिए होगी तो इसके लिए हम एक और वीडियो बना सकते हैं जिसमें कि ट्रांसफार्मर की जो लेफ्ट ओवर थिंग्स होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए इतना जानना काफ़ी होता है। दिस इज़ आल्सो द गुड पार्ट, गुड थिंग्स फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू नो। हाउएवर इफ मोर डिटेल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड, बीइंग द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वी कैन हैव एन अनदर वीडियो ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड देयर आफ्टर द स्टडी ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर।